हाय फ्रेंड्स, आइए हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला है पॉलिटी का। देखिए क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है। इसमें एक में ट्रेड यूनियन है, दूसरे में दलीय संबद्धता है। तो कौन सा ट्रेड यूनियन किस दल से संबंधित था उसके आधार पर कूट का चयन करना है। तो पहला है भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, मार्क्सवादी जो था उससे है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है। तो इस आधार पे हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, हम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में देखेंगे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। देखिए, ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई थी। इसी के तर्ज पे यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? एम.एन. जोशी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1947 में हुई थी। इसके संस्थापक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी गिरी। वल्लभ भाई पटेल थे और बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, लोक सेवा आयोग द्वारा या राज्यसभा द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही, ए सही होगा। संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में है। तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में हमारे संविधान में उल्लिखित है। लेकिन जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके गठन के बारे में कुछ नहीं किया गया है। इसे सिर्फ संसद द्वारा, यदि दो या दो से अधिक राज्य, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्य अपने विधानमंडल द्वारा पारित करके संसद से निवेदन करते हैं तो संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, और इसमें इसके जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और ये राष्ट्रपति इन्हें हटा भी सकता है। ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। जैसे मान लीजिए पंजाब और हरियाणा के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था थोड़े टाइम के लिए। तो अगर पंजाब राज्य से संबंधित है तो पंजाब राज्य को सौंपेगा, और हरियाणा राज्य से संबंधित है तो हरियाणा। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में देखिए, इनका कार्यकाल जो होता है, इसके जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग का राज्यपाल। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष 65 वर्ष, और इसका होता है 6 वर्ष 62 वर्ष। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का भी 6 वर्ष 62 वर्ष होता है। लेकिन इनको हटाने की अगर हम देखेंगे बात, तो संघ लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति हटाता है, यहाँ पे भी राष्ट्रपति हटाता है राज्य लोक सेवा आयोग को, जबकि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन ए है 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, या फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया था। 93वें संविधान संशोधन क्या है? राज्यों को यह शक्ति दिया गया था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST हो गए, उनको शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान दे सकता है। 71वें संविधान के द्वारा 8वीं अनुसूची में
कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। 8वें अनुसूची में इसमें कुल कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और 103 संविधान संशोधन EWS को आरक्षण को लेकर के है, 10% जो आरक्षण दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? देखिए, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकट रमण, शंकर दयाल शर्मा या फिर जाकिर हुसैन, ये दोनों तीनों व्यक्ति जो है आर वेंकट रमण, शंकर दयाल शर्मा और ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पे थे। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी ये राष्ट्रपति नहीं थी, उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना। ऑप्शन बी है राष्ट्रगान का सम्मान करना। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थाओं की रक्षा करना। ऑप्शन डी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना। देखिए, प्राकृतिक वातावरण का रक्षा एवं संवर्धन करना ये तो मौलिक अधिकार है, राष्ट्रगान का सम्मान करना भी है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना भी है। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं संस्थानों का जो बात है ये DPSP में आर्टिकल 49 के तहत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार के बारे में अगर हम कहें तो स्वर्ण सिंह ये भारत में रूस के संविधान से लिया गया था। इससे कुछ और इम्पॉर्टेंट राज्य देख लेंगे, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। सॉरी, मौलिक शायद मैंने अधिकार बोल दिया, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और यहाँ पे नहीं है। भारत में स्वर्ण सिंह समिति की मंशा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, इस समय प्रेजेंट में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया था? 73वें संविधान संशोधन, 78वें संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन या फिर 17वें संविधान संशोधन? तो इसका ऑप्शन होगा 69। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था। देखिए, 70वां संविधान संशोधन क्या है? राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है, आपको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, तो उसमें कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल कर लिया गया था। 75 संविधान संशोधन क्या है? किराया और मतलब किराया न्यायालय की स्थापना की। जो किराएदार और मकान मालिक होते हैं उनके बीच कुछ अनबन होता है, उसके लिए किराया न्यायालय की स्थापना किया गया था 75वें संविधान। 73वां तो आपको पता ही होगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की या संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, यूसुफ बनाम बम्बई राज्य 1954 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में या फिर चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964 में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। देखिए, 1967 में गोलकनाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय कहा कि इस प्रस्तावना को लेकर के बात था, तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और मौलिक अधिकार को लेकर के भी इसमें बात कही गई थी। तो 1967 में जब हुआ तो मौलिक अधिकार को लेकर के कहा गया कि मौलिक अधिकार में कटौती नहीं किया जा सकता। ठीक है, मौलिक अधिकार में कटौती नहीं किया जा सकता और न ही उसे वापस लिया जा सकता है। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि 24वां इसके बाद
फिर सरकार ने 24वां संविधान संशोधन लाया, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि संसद किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। ठीक है। 1973 में, उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु इसका जो मूल संरचना है इसके विरोध में नहीं जा सकती। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना की बात है, और समय समय पे अनेक वाद में अनेक संविधान के पार्ट को मूल संरचना का दर्जा देता चला गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा दिया है, सामने चुनाव वर्ष दिया है। 11वीं लोकसभा चुनाव 1996 में, 7वीं लोकसभा चुनाव 1982 में, 13वीं 1999 में और 9वीं 1989 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, 7वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो 3 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी के बीच 1980 में हुआ था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? 1996 में, 1993 में, 1998 में या फिर 1995 में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1996 में। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था आ गया, तो इसमें ग्राम सभा के गठन की बात की गई, लेकिन जो शेड्यूल एरिया थे, जैसे 5वीं अनुसूची के जो राज्य हो गए, वहाँ पे इसे छूट दिया गया था। ठीक है। तो फिर पेशा अधिनियम 1996 में आया। ठीक है। पेशा अधिनियम मेनली वो होता है जो अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके पारंपरिक जो ग्राम सभा हैं उनके माध्यम से स्वशासन को सुनिश्चित करने हेतु लाया गया था। ठीक है। ये भारत सरकार द्वारा लाया गया एक अधिनियम है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनके ग्राम सभाओं के माध्यम से उन्हें स्वशासन सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड सीमित और नियुक्ति का वर्ष है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, PK थंगुन समिति 1988 में। ये सभी आपस में मैच है, ए का फर्स्ट से, बी का सेकंड से, सी का थर्ड से और डी का फोर्थ से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, पंचायती राज्य को लागू करने के लिए सबसे पहले कई समितियों का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, ठीक है, जिन्होंने बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय की बात की थी। अशोक मेहता समिति 1977 में इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की, द्विस्तरीय, ठीक है, इन्होंने ग्राम स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर और ग्राम स्तर की बात किया था, जिला स्तर और ग्राम स्तर की बात किया था। इन्होंने बीच का जो माध्यमिक स्तर था उसकी बात नहीं किया था। ठीक है। LM सिंघवी समिति इन्होंने संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिए की बात की। PK थंगुन समिति भी त्रिस्तरीय की बात करते हैं और संवैधानिक दर्जा। ठीक है। एक और है गाडगिल समिति। गाडगिल समिति 1988 में गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची फर्स्ट और विषय दिया है। अच्छा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है और सूचियों को दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। अनुसूची दिया है सामने, उसके बगल में दिया है उसके क्या प्रावधान है। तो तृतीय अनुसूची में, चतुर्थ अनुसूची प्रथम इधर है, राज्यों में विधानसभा के स्थानों का आवंटन, शपथ एवं प्रतिज्ञान। तो शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप की भाषाएं किसमें हैं? प्रारूप है ये सेकंड में। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, हालांकि इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है। 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के विषय की सूची दी गई है और 8वीं में भाषाओं की बात है। ठीक है। प्रथम अनुसूची में क्या है, पहले आंसर देख लेते हैं। इस आधार पे इसका आंसर होगा तृतीय में शपथ एवं प्रतिज्ञान, ए का सेकंड, डी ऑप्शन होगा। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य और
संघीय क्षेत्र के बारे में है। द्वितीय में क्या है, कुछ अधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, और भारत का महानियंत्रक परीक्षक और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। और शपथ जो थर्ड में है, शपथ की बात जिसमें है उसमें राष्ट्रपति नहीं है, मंत्रियों की बात की गई है, सांसदों की बात की गई है। और लेकिन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें हैं, ठीक है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। पाँचवें में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में है। छठे में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के बारे में है। और सातवें में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के बारे में है। आठवें में भाषाओं की बात है, ठीक है। 10वें में दल बदल, देखो 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन के थ्रू 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल का है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं क्या है, नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 73वां संविधान संशोधन भारत के मतलब अभिकथन ए दिया है, दूसरा कारण है, उसको देखना है, उसके आधार पर उत्तर देना है। तो 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया, ठीक है, ये भी सही है, कारण भी सही है और कथन भी सही है। इस आधार पे इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। देखो, संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का किसने प्रावधान किया था, LM सिंघवी समिति। बाकी 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, इसके द्वारा संवैधानिक दर्जा, इसमें कुछ ऐच्छिक और कुछ अनिवार्य शर्तें दिया गया था। इसमें ग्राम सभा का प्रावधान किया गया था, जिसमें ग्राम स्तर में, ग्राम पंचायत में, ग्राम वार्ड होता है, उसमें निर्वाचित जो भी 18 वर्ष से अधिक की उम्र के व्यक्ति होते हैं, उसमें मतलब पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत जो भी व्यक्ति होंगे वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे, उसी से मिलकर ग्राम सभा बनता है। 3 स्तर पे होता है, एक ग्राम स्तर पे, एक मंडल स्तर पे, एक मतलब ब्लॉक स्तर पे जिसको बोलते हैं माध्यमिक स्तर, फिर जिला स्तर पे। तो ग्राम स्तर के जो सदस्य का चुनाव होता है और अध्यक्ष का, ये दोनों प्रत्यक्ष तरीके से होता है। लेकिन मध्यम स्तर का जो होता है, इसमें जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, लेकिन जो सदस्य का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है। उसी तरीके से जिला स्तर पे होता है, जिला परिषद सदस्य का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है, लेकिन मतलब उसे जिला पंचायत सदस्य बोलते हैं, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है। अब जनरली अगर आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो जैसे ग्राम प्रधान होता है, तो ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, लेकिन जो मतलब ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख को कौन चुनता है, गाँव में जो BDC चुने जाते हैं, इन BDC का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसी तरीके से जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं उनको आम जनता प्रत्यक्ष तरीके से चुनती है, लेकिन सदस्य अध्यक्ष को अप्रत्यक्ष तरीके से। बाकी इसमें बहुत ढेर सारे प्रावधान हैं और किसी क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट की परीक्षण करता है लोक लेखा समिति, ठीक है। भारत में संसदीय कार्यों को कम करने के लिए, ठीक है, संसदीय समितियों का गठन किया गया है। ये जो तीनों दिया है ये वित्तीय समितियां हैं, हालांकि कई समितियां होते हैं, इसमें वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा या लोक उपक्रम समिति। तो पहले देखिए लोक लेखा समिति, फिर दूसरा है प्राक्कलन समिति, तीसरा है लोक उपक्रम समिति। तो इस समिति में ये पहली बार 1921 में गठित किया गया था। तो 15 + 7
मतलब टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। इनका चुनाव संसद करती है, ठीक है, संसद अपने सदस्यों में से करती है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष 1967 से परंपरा है कि विपक्ष का जो व्यक्ति होगा, विपक्ष का जो सदस्य होगा, उसी को लोकसभा अध्यक्ष जो है इसके अध्यक्ष के रूप में नामित करती है, ठीक है। इनका काम क्या है? सीएजी द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाती है विनियोग पर, विनियोग लेखा पर, वित्त लेखा पर और एक सार्वजनिक उद्यम पर, इसकी जांच करना। प्राक्कलन समिति में अगर हम देखेंगे तो 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्यीय निकाय है। इसमें 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इनके सदस्यों का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से होता है और अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है इन्हीं के सदस्यों में से, और ये सत्ता दल का ही कोई सांसद होगा। इनका कार्यकाल भी 1 साल होता है। और लोक उपक्रम समिति की अगर बात करें तो पहली बार 1964 में कृष्ण मेनन समिति की अनुशंसा पर गठन किया गया था इसका। इसमें प्रारंभ में 15 सदस्य होते थे, 10 और 5 मतलब 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से। लेकिन अभी वर्तमान में इसमें 22 सदस्य होते हैं। 1974 में ये चेंज कर दिया गया था, तो वर्तमान में 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इनका काम है जो सार्वजनिक उद्यम है उस पर सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राजनीतिक दल दिया है, उस पर विचार कीजिए और उनकी स्थापना के अनुसार उसके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब किस राजनीतिक पार्टी का किस समय गठन हुआ है उसके आधार पे उनको व्यवस्थित करना है। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ था। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में हुआ था। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुआ था और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुआ था। तो इस आधार पे अगर हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति संसद का भाग है। अच्छा, नीचे दिए गए 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण आर है संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति विधेयक, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए संविधान के 79 के संसद का प्रावधान किया गया जिसमें ये कहा गया है हमारी संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, ठीक है। कोई भी कानून या जब बनता है तो अंतिम में राष्ट्रपति का उस पर मुहर लगता है, मतलब राष्ट्रपति से पास होने के बाद भी ये कानून बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, मतलब कथन और कारण और उसकी सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें संविधान का भाग दिया है और उस भाग में कौन सा उल्लेख किया गया है? जैसे ऑप्शन ए है अभिकरण भाग 11 में, ऑप्शन बी है संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, ऑप्शन सी है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, राजभाषा भाग 17 में, ठीक है। तो अधिकरण की बात करें अगर हम देखें तो ये 14A में है। संघ राज्य क्षेत्र तो मतलब यही ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। अगर हम और भागों की बात कर लें तो अगर हम देखें तो पंचायतें भाग 9 में है, ठीक है। नगर पालिका भाग 9क में है। सहकारी समितियां 9ख में हैं, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में है। संविधान संशोधन जो मेन है, संविधान संशोधन ये 20 में है। निर्वाचन भाग 15 में है, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, डीपीएसपी भाग 4 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4क में है, ठीक है। केंद्र सरकार भाग 5 में है, राज्य भाग 6 में है,
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फिर से अनुसूची दिया हुआ है और उसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय से सही सुमेलित है? तो 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, 3री अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान है, 8वीं अनुसूची भाषाएं और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन। देखिए 9वीं अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटन, ये गलत है, मतलब यही ऑप्शन सही होगा आपका। 9वीं अनुसूची में नहीं, ये राज्यसभा सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। बाकी इस क्वेश्चन के बारे में हम इसके पहले में डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन का देखिए, निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो दोहरे दंड की धारा, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, यातना के विरुद्ध निषेध, या फिर कार्योत्तर विधि। देखो आर्टिकल 20 में अपराध एवं दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण मिलता है। ठीक है, जैसे पहला इसमें है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं हुए। आप जिस समय अपराध कर रहे हैं उस समय जो कानून है उसी के अनुसार आपको दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले जो कानून था या बाद में जो कानून बना उसके आधार पे आपको मिलेगा दंड। किसी भी अपराध के लिए आपको दोहरी क्षति नहीं होगी, मतलब किसी भी एक अपराध के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दिया जा सकता। तीसरा है कि स्वयं के अभिशंसन नहीं, जैसे आपको आपने ही अपराध किया और आपको ही आपके विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और ये जो कार्योत्तर विधि है, दोहरे दंड की धारा और स्वयं के विरुद्ध साक्षी, ये भाग पार्ट 20 का भाग है। लेकिन यातना के विरुद्ध निषेध ये भाग 20 का नहीं, भाग 22 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित हो। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो ऑप्शन 2 गलत है, 1 सही है। इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, महान्यायवादी संविधान के 36 आर्टिकल 36 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। ठीक है, इनके पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की शक्ति, मतलब वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय की। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है कि वह किसी भी न्यायालय में मतलब 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष न्यायालय में वकील रहा हो। ठीक है, या फिर एक ये है कि राष्ट्रपति की नज़र में मुख्य न्याय, मतलब राष्ट्रपति की नज़र में कानून का न्यायविद हो, तो उसे हम महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। और राज्यों में भी जिस तरीके से केंद्र में महान्यायवादी होता है, राज्य में महाधिवक्ता होता है आर्टिकल 165 के थ्रू। ठीक है, इसके पास उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। बाकी इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन है जिसमें एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। ठीक है, अभिकथन ए में दिया है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। यह ऑप्शन सही है। कारण है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, यह भी सही है। देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम आर्टिकल 3 पे नज़र डालें तो इसके अनुसार है कि संसद को यह अधिकार दिया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के
भागों में, मतलब दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिला करके थोड़ा थोड़ा एक अलग राज्य बनाया जाए। ठीक है, मतलब ये राज्य की सीमा में संशोधन कर सकता है। ठीक है, राज्य के नाम में संशोधन कर सकता है। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों को मिला करके या उसके भाग को मिला करके एक नए राज्य का गठन कर सकता है। ठीक है, राज्य की सीमा को घटा सकता है, राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है। ठीक है, ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होना जरूरी है और इसके लिए वो संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है और उसको एक सीमित समय, एक नियत समय दिया जाता है, उसमें उसकी अनुशंसाएं संसद के पास भेजना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति उसके प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं होता, इसलिए अभिकथन मतलब कारण आर भी गलत है। अच्छा, मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है ना, तो अभिकथन ए मतलब ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। पहला है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्ष और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकार को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। इसमें देखो कूट कट गया है, इसका जो ऑप्शन है वो कट गया है, लेकिन इसमें एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को तथा सर्वोच्च न्यायालय को तथा 226 आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है। देखिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। तो इसमें अगर हम पहला देखें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर का होना, मतलब कि अगर किसी अधिकारी या किसी ने आपको अवैध तरीके से हिरासत में रखा है तो आप इसे रीट जारी करके जा सकते हैं और इसमें न्यायालय अधिकारी को पूछ सकता है कि आप किस आधार पे गिरफ्तार किए हैं। ठीक है, तो अगर सही पाया जाता है तो आपको भी छोड़ दिया जाता है। यह रीट नहीं दायर किया जा सकता कब, जब हिरासत में रखना वैध है। ठीक है, अगर कार्रवाई किसी विधायिका या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई है, हिरासत में या फिर अगर हिरासत में लेना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, जैसे अगर किसी आर्म्ड एक्ट के वगैरह के खिलाफ किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसके लिए यह रीट जारी नहीं किया जा सकता। दूसरा है अगर परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं, इसका शब्द अर्थ होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर रहा है या ओवर होके कर रहा है तो ये रीट जारी किया जा सकता है। ये किसी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक है, यह रीट किसके खिलाफ जारी, परमादेश किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, या फिर कोई असंवैधानिक निकाय है उसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। तीसरा है निषेध या प्रतिषेध। ठीक है, इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय अपनी निचली अदालतों को जारी करता है, उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करता है।
उद्देश्य क्या होता है, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, अपने न्याय क्षेत्र के बाहर जा कर के, ठीक है, उसका अधिग्रहण करता है, अधिशोषण करता है, तो ये प्रतिषेध जारी किया जा सकता है। ठीक है, यह सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक, न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जाता है। नेक्स्ट है अधिकार वृक्ष। यह किसी सार्वजनिक पद हो गया, उसकी वैधता की जांच के लिए, तो कोई अवैध तरीके से किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण कर लिया है तो उसकी जांच के लिए ये अधिकार वृक्ष जारी किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के ने प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, आर्टिकल अनुच्छेद 343(2) के तहत, ठीक है, संघ के उन सभी मतलब जितने भी शासकीय प्रयोजन थे, शासकीय कार्य होते हैं, उसके लिए प्रारंभ के 15 वर्षों तक अंग्रेजी को जारी रखा गया। लेकिन बाद में राजभाषा अधिनियम कब आया था? 1963 में। इसको आगे जारी रखा गया है। ठीक है, अभी तक भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, इसका कार्य शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर। अच्छा, ये सही है। इनकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन। यह ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। ये सही है। इसका मतलब दोनों सही है, ए और सी सही है, लेकिन बी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके केंद्रीय शक्तियों का केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं, राज्य सरकार द्वारा होता है। आप लोग बताइएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के थ्रू किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस आर्टिकल के थ्रू किया गया है? और पंचायतों में आरक्षण की बात किस आर्टिकल के थ्रू किया गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित होता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों के सभी न्यायाधीशों का जो त्यागपत्र होगा वो राष्ट्रपति को जाता है, मतलब राष्ट्रपति को दिया जाता है। थोड़ा जल्दी करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये 2 गलत है। इस आधार पे इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो, संविधान के अनुच्छेद 71 खंड 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर उपराष्ट्रपति को हटाने का निर्णय लिया जाता है, तो जिस दिन सर्वोच्च या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी को भी हटाने का निर्णय लिया जाता है, तो जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने के दिन तक उसके द्वारा किए गए कार्य वैध होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि उस दिन, जिस दिन निर्णय आएगा उस दिन उसकी कार्यविधि मान्य नहीं होंगे, तो इस आधार पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित हैं। लोकसभा में 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, तो दोनों सही है, ऑप्शन 1 और दोनों सही है। अच्छा, विधानसभा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? 403। विधान परिषद के लिए कितना है? 100। अच्छा, ये बताइए कि राज्यसभा विधान परिषद किन किन राज्यों में है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। मतलब 6 राज्यों में अभी प्रेजेंट में विधान परिषद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। गलत है। 2 गलत है, पहला सही है। नहीं, पहला भी गलत है, 6 सदस्य नहीं होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। न तो 1 सही है, न ही 2। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो मतलब एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, जनरली प्रत्येक 5 वर्ष पे या आवश्यकता हो तो उससे पहले भी राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है। इनका कार्यकाल मतलब जब तक वित्त आयोग रहता है तब तक तो राष्ट्रपति के अनुसार तय होता है जनरली। योग्यता क्या होती है इनके? जो अध्यक्ष होता है इनको सार्वजनिक मामले का विशेषज्ञ होना चाहिए, और एक अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसे उच्च न्यायालय के लिए योग्य समझा जाए। दूसरा सदस्य जो होगा उसको ऐसा होना चाहिए कि लेखा और वित्त विभाग का या वित्त मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। तीसरा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको प्रशासन और वित्तीय मामलों का ज्ञान होना चाहिए। और चौथा होगा जिसे अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो। ठीक है, अगर हम कार्य की बात करें वित्त आयोग के, तो संघ और राज्यों के बीच जो शुद्ध आगम आय का होता है उसका वितरण सही किया जाए। संचित निधि से राज्यों को उसके सहायता अनुदान जो दी जाते हैं इसका। लेकिन जो वित्त आयोग की जो अनुशंसाएं होती हैं ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसे माना भी ये मात्र सलाहकारी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। लोकसभा की प्रथम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन हैं? मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, उर्मिला सिंह या प्रतिभा पाटिल? तो मीरा कुमार हैं, सभी को ही पता होगा। ठीक है, 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थी ये। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ये किस नंबर की राष्ट्रपति रही हैं इसको कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची सेकंड दिया है, उसमें दिया है सूची फर्स्ट में अनुच्छेद और उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत कौन होगा? निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत कौन होगा? लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग। देखिए, इस आधार पे इसका ऑप्शन हो जाएगा डी का फर्स्ट, ए का 4, सी। ठीक है, देखिए ये जो आर्टिकल 338 है, ठीक है, पहले क्या था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग था। ठीक है, 1990 से। ठीक है, बाद में 2003 में इसे अलग कर दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए अलग आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग। तो इस समय जो अनुसूचित जनजाति का आर्टिकल है वो 338 क है और अनुसूचित जाति के लिए 338 है। ये कब किया गया? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है या करती है भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज आयोग या राज्य व्यवस्थापिका? तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जब पंचायती राज जोड़ा गया तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किया गया है 243 के तहत।
ठीक है। 243 के तहत इसको अधिकार दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत के सभी चुनाव को कराने के लिए। भारत का निर्वाचन आयोग 324 आर्टिकल राज्यसभा चुनाव कराती है, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहली से लेकर आखिरी तक गतिविधि तक। ठीक है। अब प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सबको पता होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। और भारतीय संविधान की प्रवृत्त होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। प्रारूप समिति नियुक्त किया गया था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। इस आधार पे ऑप्शन नंबर 4 बी इसका सही हो जाएगा। प्रारूप समिति, चलिए हो गया इतना। अब नेक्स्ट